नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। आज के दिन देखें तो मार्केट में 0.59% की तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों मार्केट का हाल ऐसा है कि मार्केट 19,500 से लेकर 20,000 के बीच में प्ले करने वाला है। अच्छी न्यूज आएगी 20,000 की तरफ जाएगा, मार्केट में निगेटिव खबर आएगी 19,500 के सपोर्ट को लेगा मार्केट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट 19,000 तक भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें आज बड़ा क्रैश देखने को मिला है। स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन। अब दोस्तों इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, जो इस स्टॉक के इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए, जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो माइनस में नजर आएगा, 1 ईयर के रिटर्न को देखें फिर भी माइनस में नजर आएगा, लेकिन जब 5 ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो आप देखिए 5 ईयर में कंपनी ने पैसे को ऑलमोस्ट 6 गुना बनाकर दिया है। तो बहुत बड़ा रिटर्न कंपनी ने बनाकर दिया है। आप कह सकते हैं कि कंपनी ने एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिया है लास्ट 5 ईयर में, जबकि स्टॉक ऊपर से इतना ज्यादा टूट चुका है फिर भी। अब दोस्तों आज के दिन गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि एक खबर निकल कर आई है जिसमें कंपनी के एमडी ने रिजाइन कर दिया है। अब दोस्तों किसी भी कंपनी में जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जब वो रिजाइन करते हैं तो मार्केट इसको निगेटिवली लेती है। और अभी के समय देखें तो सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं है, इससे पहले सीईओ ने भी रिजाइन किया था, सीएफओ ने भी रिजाइन किया था। आप कंपनी के एमडी का नाम देख सकते हैं, राधेश आर वेलिंग नाम है। इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है और ये 15 दिसंबर तक बने रहेंगे, उसके बाद नए डायरेक्टर आ जाएंगे। इससे पहले देखें तो अगस्त वाले मंथ में कंपनी के सीईओ ने भी रिजाइन कर दिया था। और एक साल पहले देखें तो अगस्त 2022 में कंपनी के सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया था। तो एक साल के अंदर कंपनी के 3 बड़े पोस्ट से रेजिग्नेशन देखने को मिला है। और किसी भी कंपनी का जो डेस्टिनेशन होता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसा रिटर्न बनेगा, वो कंपनी के टॉप के डिसीजन मेकर जो होते हैं उनके डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसलिए जब टॉप के लोग रिजाइन करते हैं तो इसको मार्केट बहुत ही निगेटिवली लेती है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 28.80% का स्टेक है। मतलब अगर इस कंपनी को देखें तो ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि प्रमोटर के पास अगर 50% से कम स्टेक है मतलब वो कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। एफआईआई का स्टेक देखें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में घट चुका है। 18.50% स्टेक एफआईआई होल्ड करती है। डीआईआई के पास 25.97% स्टेक है। और पब्लिक के स्टेक को देखें तो 26.72% का स्टेक पब्लिक के पास देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रमोटर का होल्डिंग कम है तो ये कंपनी अच्छी नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। प्रमोटर का होल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है, जिसमें इंफोसिस का नाम देख सकते हैं। जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी देखेंगे वो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है। और भी आईटीसी जैसी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है। तो प्रमोटर का होल्डिंग कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी जब कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड होती है तो हमें उस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 51 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जिसको कि प्रीमियम ही माना जाएगा केमिकल कंपनी के लिए। कंपनी छोटा मोटा डिविडेंड देती है, आरओसी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। पैग रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी महंगी नजर आती है। अगर पैग रेशियो 1 या 1 के आसपास होता है तो रीजनेबल वैल्यूएशन पर माना जाता है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो अच्छा खासा रिजर्व देखने को मिलता है और डेट उससे कम है, तो ओवरऑल कंपनी डेट फ्री मानी जाएगी। अब दोस्तों अभी के समय स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब 52 वीक हाई देखिए 4,950 रुपीज है और 52 वीक लो 3,727 रुपीज है। अब अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिस्ट्री को देखने जाएं, लास्ट 3 ईयर का मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आपको नजर आएगा 70 का, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। अगर लास्ट 5 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा 44 का है।
तो कंपनी अभी अपने लास्ट 5 ईयर के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के अगर सेल्स एंड प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ तो कंपनी का काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। 10 ईयर में 14% का है, उससे ज्यादा 5 ईयर में है, उससे ज्यादा 3 ईयर में है। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा है। प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे, 10 ईयर में 24% का है, 5 ईयर में घटकर 15 होता है, 3 ईयर में माइनस का दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों 3 ईयर में भी कंपनी का प्रॉफिट एक्चुअल में माइनस में नहीं है। कंपनी को एक बार टैक्स रिबेट मिला था, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अगर रेगुलर बेसिस में देखें तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो नंबर का डिटेल में भी हमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नंबर को देखकर हमें कंफ्यूज हो जाना चाहिए। अगर फ्लोरोकेमिकल में देखें तो कंपनी के पास 35% मार्केट शेयर है, जो कि बड़ी बात है, क्योंकि देखिए दोस्तों इंडिया में बड़ी बड़ी केमिकल कंपनी है। ऐसे में इस कंपनी के पास फ्लोरोकेमिकल में 35% का मार्केट शेयर होना एक बड़ी बात है। अगर कंपनी के बिजनेस को प्रोडक्ट वाइज देखें तो क्रैम्प्स के बिजनेस से 18.9% आता है, एचपीपी से 34.4% का आता है, और रेस्ट ऑफ द जो बिजनेस है 46.8% वो स्पेशलिटी केमिकल्स से आता है। अगर लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखने जाएंगे तो ये जो क्रैम्प्स का बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ये 100% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट से ही आता है। अगर इंडिया से देखने जाएंगे तो स्पेशलिटी केमिकल्स में 35% का रेवेन्यू आता है, 65% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। तो कंपनी का जो ज़्यादातर बिजनेस है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ही आता है, मतलब कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवेन कंपनी मानी जाएगी। अगर इस कंपनी में म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को देखें तो 466 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्सिस मिड कैप फंड ने किया है, निप्पॉन का इन्वेस्टमेंट 345 करोड़ का है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 322 करोड़ का है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का 275 करोड़ का है, और जितने भी फंड देखेंगे वो सारे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो म्यूचुअल फंड वाले इस कंपनी में हेविली इन्वेस्टेड हैं, जैसा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें देखने को मिला था। अब सवाल आता है कि हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कंपनी एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। मैं बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी कंपनी के लिए बताता हूं हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, लोग ध्यान से बात नहीं सुनते हैं। हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी कहने का मतलब होता है कंपनी के स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है। हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कहने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी जीरो हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और स्पेशली जो कंपनी हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग होती है उनको टॉप पर जाकर बाइंग नहीं करना होता है। कम से कम 20 से 25% का डिस्काउंट हो तभी आपको पहला इंस्टॉलमेंट लगाना होता है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है टॉप के पोजीशन में, फिर भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट इसके ऊपर आया है मॉर्गन स्टैनली का, और इन्होंने बताया है कि अभी भी इस कंपनी के ऊपर ये पॉजिटिव सेंटिमेंट रखते हैं, ओवरवेट रखते हैं, और इन्होंने जो टारगेट प्राइस बताया है 4,951 रुपीज़ रखा है। हालांकि इन्होंने कंसर्न भी दर्शाया है कि जिस प्रकार कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से रेजिग्नेशन हुआ है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने कंपनी को लेकर अभी भी सेंटीमेंट पॉजिटिव बताया है और बाय करने की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 4,951 रुपीज़ बताया है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो आपको बने रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टॉक का प्राइस गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कंपनी के बिजनेस में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आई है? नहीं आई है। मानता हूं मैनेजमेंट के टॉप के पोजीशन से रेजिग्नेशन आया है, लेकिन अगर कंपनी का स्ट्रक्चर अच्छा होता है तो जो नए लोग भी आते हैं वो काफ़ी कैपेबल होते हैं, वो कंपनी को अच्छे से रन कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब नया मैनेजमेंट आता है तो कंपनी ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में आईसीआईसीआई बैंक को भी देखा है, या फिर जुबिलेंट फूड में भी यही चीज़ देखने को मिला था। और जुबिलेंट फूड में भी रेजिग्नेशन देखने को मिला था, जिसकी वजह से अभी के समय स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। और जब रेजिग्नेशन का न्यूज आया था तो स्टॉक काफ़ी गिर गया था, वहां से तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रिकवर कर गया है। तो अगर
आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मान लीजिए आपको जितना वेटेज देना था आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको एवरेज डाउन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर एवरेज डाउन करने का स्कोप बचता है तो आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है 3700 जो कि करेंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है, आप पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। हर 100 या 200 रुपीज के गैप में छोटी छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, आने वाले समय में कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। ये जो फ्लोरोकेमिकल है, ये जनरली जो कूलिंग गैस वगैरह होता है इसमें इस्तेमाल होता है, तो ये सेक्टर भी ग्रो करने वाला है। आपको पता होगा आने वाले समय में ट्रक में भी एसी मैंडेटरी हो जाएगा, तो वहाँ पर भी कूलिंग गैस का इस्तेमाल होगा। तो कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। एक एक्सपोर्ट ड्रिवेन कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो अगर स्टॉक का प्राइस गिरा भी है किसी टेम्पररी रीजन की वजह से, तो आपको एक पैसे का भी घबराना नहीं चाहिए, आराम से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। आपको हमेशा हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी में कम से कम 3 साल का तो टाइम देना ही देना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचकर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं मैं 1 साल में पैसा कमा लूंगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो ये गलत होता है। आपको कम से कम 3 साल देना होता है, तभी कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। फ्लक्चुएशंस हाई होता है ऐसी कंपनी में। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगेन लास्ट में रिमाइंड करा दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो वीडियो में जो भी बातें बताई गई है सिर्फ इंफॉर्मेशन और स्टडी पर्पस के लिए है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं या खुद के स्टडी के बेसिस पर ले सकते हैं। धन्यवाद।